नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि हम अर्ली मॉर्निंग जो है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए जो है वो लेके आते हैं, जिसके बारे में हम पूरी चीजें जो है वो डिस्कस करते हैं। तो आज की बुलेट सीरीज में हमारे पास में टॉपिक है दोस्तों स्ट्रोक। तो दोस्तों इसको शुरू करने से पहले जो है मैं कुछ बातें आपको बताना चाह रहा हूँ कि दोस्तों हमारे पास में टीएनसी बुलेट सीरीज जो है वो 1 तारीख से शुरू हुई थी, 1 जनवरी 2025 से, और इसको हम जो है वो पूरे 365 दिन चलाएंगे, यानी कि 31 दिसंबर 2025 तक हमारे पास में जो है बुलेट सीरीज चलेगी। इसमें हर एक दिन जो है नया इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे, उसके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे, और वो हम जो है वो करते आ रहे हैं। साल के एंड तक जो है वो हमारे पास में पूरे 365 इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स आपके पास में जो है वो बन जाएंगे। आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे जो है वो कमेंट करते हैं, और जहां तक हो सकता है उनका मैं रिप्लाई भी करता हूं। कुछ बच्चे जिनको जो टॉपिक पढ़ना होता है वो टॉपिक भी जो हो बताते हैं, और मैं अश्योर करता हूं कि बहुत जल्दी उन टॉपिक को जो है मैं कंप्लीट करवाऊंगा। यहाँ पे मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कुछ बच्चे ऐसे टॉपिक भी बोल देते हैं जो जस्ट अभी थोड़े दिन पहले जो है वो फिनिश हुए हैं। तो इसको जो है वो टॉपिक आपको कमेंट करने से पहले जो हो आपको ये प्ले लिस्ट में जाके, यानी कि सीधे सीधे सबसे पहले आपको यूट्यूब में जाना है। यूट्यूब में हमारा चैनल सर्च करना है टीएनसी, देन टीएनसी में आप जाने के बाद में जो हो वहां पे प्ले लिस्ट का ऑप्शन आएगा। प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे बुलेट सीरीज में, तो बुलेट सीरीज में अब तक जितने भी टॉपिक कंप्लीट हुए हैं वो सारे के सारे वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप वहां पे देखो। अगर उसके बाद जो आप टॉपिक चाह रहे हो अगर वो वहां पे नहीं है, देन उसके बाद हम जो है वो कमेंट आप करके बताइए, हम उसको जो है वो नेक्स्ट जितना जल्दी हो सके क्लास में जो है उसको फिनिश करेंगे। और टॉपिक जितना भी हार्ड हो, जैसा भी हो, आप बताइए, उसको हम जो है वो एन के एन प्रकार जो है वो किसी भी तरीके से जो है वो शॉर्ट करने की जो है वो कोशिश करेंगे, और कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसके बारे में जो है वो देंगे। दोस्तों आज की क्लास हमारे पास में रहेगी स्ट्रोक। स्ट्रोक के बारे में अगर हम क्वेश्चन आंसर की बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर जो है वो इसके अंदर निकल के आते हैं, और वो क्वेश्चन आंसर जो है वो किस तरीके से निकल के आते हैं। एक तो इसके टाइप पे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर निकल के आते हैं कि स्ट्रोक जो है वो होता क्या है, या स्ट्रोक का जो है वो दूसरा नाम क्या है, स्ट्रोक जो है वो किस तरीके से होता है, इन सब चीजों के बारे में। देन इसके जो है वो हमारे पास में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, देन डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, देन इसके मैनेजमेंट, यानी कि हर एक चीज से जो है वो क्वेश्चन इसमें निकल के आते हैं। इमेज बेस पे भी निकल के आते हैं, और साथ के साथ जो है वैसे भी डेफिनेशन देके भी आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, और अप्लाइड क्वेश्चन भी आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं, और वो क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो 1 बाय 1 करके हम इसको डिस्कस करेंगे। जहां पे भी मैं इंपॉर्टेंट बता दूं वो सारी चीजें आपको जो है वो नोट कर लेनी है। करें शुरुआत, और तो फिर चलते हैं। तो दोस्तों स्ट्रोक क्या है, ठीक है, बहुत से लोग जो है वो इसके बारे में जो है वो फेमिलियर होंगे कि स्ट्रोक जो है वो होता क्या है, या स्ट्रोक जो है वो किस तरीके से होता है, ये सारी चीजों के बारे में। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। स्ट्रोक जो है वो एक इमरजेंसी कंडीशन है, मेडिकल इमरजेंसी है। मेडिकल इमरजेंसी में क्या होता है कि इसके अंदर बेसिकली जो हमारे पास में ब्रेन के अंदर, अब ब्रेन क्या है, वाइटल ऑर्गन है, जो कि सभी जो है वो सभी ऑर्गन्स पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और करता भी है। ब्रेन तो हमारे पास में एक तरीके से हमारे जो है वो मदरबोर्ड हो गया, ठीक है। तो ब्रेन के अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब वो ब्लड डिस्टर्ब होने की वजह से ब्रेन के जो फंक्शन है वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, और हो सकता है उसकी वजह से जो है वो सेल डैमेज हो जाए, या ब्रेन डेथ हो जाए, या क्लाइंट की जो है वो डेथ भी हो सकती है। कुल मिला के अगर सीधे और देसी भाषा में अगर हम बात करें कि जो स्ट्रोक क्या है कि जो ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है वो इंटरप्ट हो जाती है, वो जो है वो डैमेज हो जाती है किसी भी तरीके से। या तो ब्लड वहां पे कम जाए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ये भी हो सकता है, या वहां पे कोई ब्लीडिंग हो जाए, ठीक है। तो ब्लीडिंग हो सकती है, या कोई वहां पे थ्रोम्बस बन सकता है, या वहां पे किसी भी तरीके से जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन बन जाए। एन के एन प्रकार वहां पे क्या होगा, ब्लड सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अब ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी तो आपको पता है ब्रेन की सेल्स तो हो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। विद इन 6 सेकंड अगर उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिले तो वो डैमेज होना चालू जो है वो हो जाती है। तो जैसे ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, देन हमारे पास में जो है वो सेल डेथ हो जाएगा। ब्रेन की जो है वो सेल डेथ होने लग जाएंगे, और उसके बाद पूरे ब्रेन फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। हो सकता है आगे जो है वो कोई ऑर्गन डैमेज हो जाए, या हो सकता है कि क्लाइंट की जो है वो डेथ भी हो जाए। इसके अंदर जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर स्पीच एरिया है, जैसे सेरिबेलम है, वहां पे स्पीच एरिया है, ठीक है। तो वहां पे जो है हमारे पास में अगर वहां पे ब्लॉकेज हो गया, या वहां पे ब्लड सप्लाई होगी, तो स्पीच चली जाती है। यानी कि स्ट्रोक होने के बाद कई बार आंखों की रोशनी चली जाती है, कई बार बोली चली जाती है, कोई बार जो है वो हाथ चला जाता है, कोई पर्टिकुलर ऑर्गन चला जाता है, या पर्टिकुलर साइड चली जाती है, ठीक है। तो वो सारी चीजें होती है हमारे पास में स्ट्रोक, ठीक है। तो पढ़ते हैं, स्ट्रोक इज द मेडिकल इमरजेंसी। स्ट्रोक जो है वो मेडिकल इमरजेंसी। जैसे हमारे पास में
आपने हार्ट अटैक सुना था, वैसे ही स्ट्रोक का दूसरा नाम क्या होता है, ब्रेन अटैक आता है। जैसे हार्ट अटैक होता है, मैकेनिज्म वही है हमारे पास में, मैकेनिज्म या पैथोफिजियोलॉजी हुए, वहां पे भी ब्लड सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो रही थी, और यहां पे भी जो है वो ब्लड सप्लाई जो है वो डिक्रीज होगी। तो ब्लड सप्लाई जो है वो डिक्रीज होने की वजह से वहां पे ऑर्गन जो है वो अफेक्ट करेगा, और ऑर्गन अफेक्ट करेगा तो बाकी सारी चीजें जो है वो अफेक्ट होगी। तो ये जो है वो एक मेडिकल इमरजेंसी है दैट अकर कब होती है, व्हेन ब्लड फ्लो टू ए पार्ट ऑफ द ब्रेन इज डिस्टर्ब। मैंने अभी बताया कि ब्रेन के अंदर जो ब्लड सप्लाई है, या ब्रेन के अंदर जो पर्टिकुलर पार्ट है, वहां पे अगर ब्लड सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्रेन के सारे फंक्शन जो है वो अल्टर्ड हो जाते हैं, लीडिंग टू ब्रेन सेल डैमेज और डेथ। उसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन सेल डैमेज हो जाएगा, या फिर जो है वो डेथ हो सकती है, या कोई पर्टिकुलर एरिया जहां पे हमारे पास में जो ब्रेन कंट्रोल कर रहा है वो एरिया जो है वो गायब हो जाता है, वहां का फ्यूज जो है वो उड़ जाता है, यूं कह सकते हैं। इट कैन रिजल्ट फॉर परमानेंट डिसेबिलिटी। देखो ध्यान से, इसकी वजह से क्या होगा, परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकता है कि जिंदगी में वो चीज आए नहीं। मान लीजिए कि हाथ का जो हो पैरालाइज हो गया, तो लाइफ टाइम में जो है वो हाथ का पैरालाइसिस हो, या न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट आ जाए, कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट जो है वो आ जाते हैं। इवन डेथ इफ नॉट ट्रीटेड प्रोमोटली, ठीक है, अगर टाइम पे जो है वो ट्रीटमेंट नहीं किया गया है तो, या प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं किया गया है, तो फिर डेथ भी जो है वो हो सकती है। आल्सो नोन एज, किस किस नाम से जो है इसको जाना जाता है। पहला ब्रेन अटैक, जैसे आपने हार्ट अटैक सुना था, वैसे ही होता है ब्रेन अटैक। ब्रेन के अंदर जो है वो अटैक होता है, और मैकेनिज्म हमारे पास में सेम रहेगी कि वहां पे क्या, वहां पे भी हार्ट अटैक में भी क्या था, ब्लड सप्लाई, कोरोनरी आर्टरी में जो है वो डैमेज हो गया, इसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो है वो नहीं जा पा रही है, ठीक है, स्पाज बन गया, एथेरोस्क्लेरोसिस बन गया, उसकी वजह से ब्लड सप्लाई वहां पे हार्ट में नहीं जा पाई, उसको हम क्या बोलेंगे, हार्ट अटैक। ठीक उसी तरीके से ही हो गया हमारे पास में ब्रेन अटैक। ब्रेन अटैक में क्या होगा कि जो ब्रेन के अंदर जो ब्लड सप्लाई करने वाली थी, ठीक है, वहां पे जो है वो कोई प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, ब्रेन अटैक हो गया। एंड आल्सो नोन एज सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट, सीवीए के नाम से भी जो है उसको जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना, सीवीए की काफी बार जो है एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी गई है, व्हाट इज सीवीए, या सीवीए की जो है फुल फॉर्म है सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट। इवन एम्स ऋषिकेश के एएनएस में भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था कि सीवीए की जो है वो फुल फॉर्म क्या होती है। तो सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट अलग अलग दे देते हैं, ठीक है, तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखना। अब इसको पढ़ने से पहले जो है हमें ब्लड सप्लाई पढ़नी जरूरी है, क्योंकि जब हम हार्ट अटैक पढ़ते हैं तो हार्ट अटैक में ये पता होना चाहिए कि कितनी कोरोनरी आर्टरी होती है, कितने में जो है वो कौन कौन सी ब्रांचेज निकल के आती है, वो ब्रांचेज किस तरीके से जो है वो कहां कहां पे सप्लाई देती है, वो सारी चीज पता होनी चाहिए। तो ठीक उसी तरीके से जो है वो हमें जो है वो ब्रेन की ब्लड सप्लाई पता होनी चाहिए। तो ब्रेन की ब्लड सप्लाई पता होने के लिए जो है वो हमारे पास में क्या आता है दोस्तों, हमारे पास में इसको जो है वो ब्लड सप्लाई को जो है स्पेशल टर्म्स नाम दिया, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों सर्किल ऑफ विल्स। क्या नाम देंगे दोस्तों, सर्किल ऑफ विल्स। सर्किल ऑफ विल्स के नाम से जो है वो जाना था, काउ के नाम से जानते हैं, सर्किल ऑफ विल्स। जो हमारे पास में ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई थी उसको हम बोलेंगे सर्किल ऑफ विल्स। अब ये ब्लड की ब्रेन सप्लाई जो है वो किस तरीके से कहां से निकलती है, तो स्टार्टिंग से करते हैं। थोड़ा सा मैं जल्दी चलूंगा, अगर बच्चों को यहां समझ में नहीं है तो आप मेरे जो है वो कार्डियोवैस्कुलर की जो है वो क्लास में जो है वो देख सकते हो, वहां पे ये सारी चीज जो है आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, ये हमारे पास में हार्ट रहा, हार्ट से जो है वो सबसे पहले जो है वो आर्च ऑफ अरोटा निकलती है, ये देख रहे हो आप, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में आर्च ऑफ अरोटा। दूसरे में ये आर्च ऑफ अरोटा से ये निकल गई कोरोनरी आर्टरी। सबसे पहले निकलने वाली कौन सी होगी, कोरोनरी आर्टरी, जो कि कहां सप्लाई देती है दोस्तों, वो हार्ट के अंदर देती है, राइट। उसके बाद में ये तो चलो ठीक है, हार्ट के अंदर देती है, देन उसके बाद जैसे ही आर्च बनती है, आर्च बनने के बाद जो वहां पे 3 आर्टरी जो है वो निकलती है। कौन कौन सी, पहली निकलती है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, ठीक है, सबसे पहले। जैसे ये मान लो यहाँ पे आर्च ऑफ अरोटा बना, तो सबसे पहले इधर से हम बात करें तो ये राइट साइड में सबसे पहले निकलेगी ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। दूसरी निकलती है दोस्तों लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, क्या निकलेगी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और तीसरी निकलेगी हमारे पास में लेफ्ट सब क्लेविकल आर्टरी। अब देखो ये हमारे पास में उल्टा चलो, लेफ्ट सब क्लेविकल आर्टरी तो यूं निकली और लेफ्ट साइड में चली गई, सब लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड में क्लेविकल, ये क्लेवियन आर्टरी है, तो ये क्लेविकल है, इससे बनी है क्लेवियन आर्टरी। तो सब क्लेवियन आर्टरी तो ये यहां से निकलती है और क्लेविकल से पास में होके कहां चली जाती है, लेफ्ट हैंड में चली जाती है, तो यहां पे सप्लाई दे दी, राइट। तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। अब बीच वाली होगी वो होगी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी।
लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी लेफ्ट साइड में है, ठीक है, बिल्कुल लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में ऊपर चलेगी, यहां जाने के बाद ये दो में डिवाइड होती है। दो में कौन कौन सी, एक इंटरनल और एक हो जाती है हमारे पास में एक्सटर्नल। तो इंटरनल वाली अंदर चली जाती है और एक्सटर्नल वाली जो है वो बाहर आती है। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी लेफ्ट साइड में है, तो पूरी चीज होगी लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल वाली बाकी की चीजों को जो है वो सप्लाई देती है, जैसे ऑप्थेल्मिक में चली जाती है, मैक्सिलरी में चल जाती है, मैंडिबुलर में चल जाती है, थायराइड में चली जाती है, अलग अलग जगह जाके जो है वो सप्लाई देती है। लेकिन जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी वो सीधा अंदर चली जाती है, ब्रेन में चली जाती है, ब्रेन में जो सीधा ब्रेन में आके जो है वो सप्लाई देती है। अब एक चीज याद रखो, लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कहां चलेगी, ब्रेन में, सीधी अंदर चलेगी यहां से, बाकी एक्सटर्नल तो बाहर चलेगी, बाहर को सप्लाई दे रही है, ये सीधी अंदर चलेगी और यहां पे चलेगी, राइट। अब यहां पे छोड़ दो, यहां पे तीसरी चीज आ गई हमारे पास में, लेफ्ट सबक्लेवियन हो गया, उसके बाद इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होगा लेफ्ट वाली। अब आ जाती है हमारे पास में ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। ब्रेकियोसेफेलिक यहां जाने के बाद में यहां हो गया, यहां फिर दो ब्रांचों में फिर बढ़ती है। ब्रांचों में कौन कौन सी, एक बच जाएगी हमारे पास में राइट सबक्लेवियन आर्टरी। अब ये क्लेविकल है तो राइट साइड में जा रही है, तो राइट सबक्लेवियन आर्टरी, और दूसरी बची राइट कैरोटिड आर्टरी, सॉरी राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये कैरोटिड आर्टरी राइट साइड में चली जाती है, अभी लेफ्ट में थी वो राइट में, ये भी फिर दो में डिवाइड हो जाती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल वाली बाहर सप्लाई देती इस साइड में और इंटरनल वाली सीधी, यानी कि दोनों इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, कौन सी, लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सीधे ब्रेन में सप्लाई देती है और ब्रेन में जाके जो है वो सप्लाई देगी। यहां तक चीज समझ में आई, यहां तक चीज क्लियर होगी। अगर मैं यहां पे मेरे शरीर को खोल दूं, यानी कि इस खोपड़ी को हटा दूं, तो बीच में यहां पे दो जो है वो कैरोटिड आर्टरी देखने को मिलेगी, दैट इज कॉल्ड राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। दो कैरोटिड आर्टरी जो है वो देखने को मिलेगी, राइट। उसके बाद में क्या होता है कि हमारे पास में वर्टिब्रा ये होगी, ठीक है, तो जो हो हमारे पास में सीधी जो हो वर्टिब्रा आर्टरी में बदल जाती है। अब दो वर्टिबल आर्टरी, ठीक है, दोनों साइड में वर्टिब्रा में, ठीक है, ये तो यहां पे थी, दोनों वर्टिब्रा में जो है वो हमारे जो पास में जो रीढ़ की हड्डी है वर्टिब्रा, उसके दोनों पैरेलल में जो है वो दो आर्टरी, ये पतली निकलती है और कैरोटिड आर्टरी जो है वो मोटी होती है, ठीक है। तो ये कैरोटिड आर्टरी तो मोटी होती है, मैक्सिमम सप्लाई इन्हीं के द्वारा होती है, लेकिन दो पतली पतली आर्टरी और होती है, वो कौन सी होगी, दैट इज कॉल्ड वर्टिबल आर्टरी। राइट साइड में है तो उसको बोलेंगे राइट वर्टिबल आर्टरी, लेफ्ट साइडेड में है तो लेफ्ट वर्टिबल आर्टरी, वो भी सीधा ब्रेन में चली जाएगी। अब देखो क्या स्ट्रक्चर होगी, दो स्ट्रक्चर होगी, यानी कि यूं सीधे करें तो यहां पे दो हो गए हमारे पास में कैरोटिड आर्टरी और दो पीछे की साइड में आ गई वर्टिबल आर्टरी। जो राइट साइडेड में उसको राइट साइड बोल दोगे और जो लेफ्ट साइड में है उसको लेफ्ट साइड बोल दोगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, कहां से बनी ये सारी चीज जो है वो क्लियर होगी। इसको हम क्या बोलेंगे, सर्किल ऑफ व्हील्स। अब देखो ये इमेज क्लियर होगी। अब उसके बाद में ये देखो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है वो अंदर जा रही है ब्रेन के अंदर, तो राइट वाली राइट में, लेफ्ट वाली लेफ्ट में, दोनों अंदर चलेगी यहाँ पे, और वर्टिबल भी दोनों यहाँ पे चलेगी। अब इस इमेज को समझो। उसके बाद में ये जो आप देख रहे हो ये है हमारे पास में कंप्लीट सर्किल ऑफ व्हील्स, ध्यान रखना, ठीक है, सर्किल ऑफ व्हील्स, इस चीज का जो है ध्यान में रखना। ये हमारे पास में ब्रेन की जो है ब्लड सप्लाई होती है, तो ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सर्किल ऑफ व्हील्स के नाम से भी जो है उसको जानते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास में क्या रहा था दोस्तों, दो आर्टरी निकलेगी। ये तो हो गई इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, दोनों की दोनों ये हो गई जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस की थी कि इस तरीके से अगर इस खोपड़ी को मैं हटा के करूं तो यहां पे मुझे दो जो है वो आर्टरी देखने को मिलेगी। ये हो गई इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, राइट साइडेड में थी वो राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होगी, जो लेफ्ट साइडेड में थी वो लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होगी। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। अब उसके बाद में हमारे पास में मैंने दो चीज और बताई थी आपको कि दो वर्टिबल आर्टरी भी जो है वो होती है, वर्टिबल आर्टरी। ये वर्टिबल आर्टरी इधर से आती है, दोनों वर्टिब्रा से, यानी कि पीछे की साइड से आई है। ये दोनों वर्टिबल आर्टरी जो है वो पीछे की साइड में आई, इसको हम बोलेंगे दोस्तों वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है, वर्टिब्रल आर्टरी। ये वर्टिब्रल आर्टरी दोनों आएगी, ये वर्टिब्रल आर्टरी दोनों आपस में मिला के थोड़ी दूर चलने के बाद में जो है वो एक हो जाती है, इसको हम बोलेंगे बेसिलरी आर्टरी, राइट। और ये बेसिलरी आर्टरी आने के बाद में यहां पे जो है वो आ जाती है, यहां पे जो है वो आ जाती है। अब देखो याद करने के लिए भी सीधा सीधा तरीका, आपके पास में 4 आर्टरी आ गई, कौन कौन सी, ये होगी तीसरे नंबर की, ये तीसरे नंबर की, और ये होगी चौथे नंबर की। ये 1 नंबर 2 नंबर, 1 और 2 तो होगी कौन सी, कैरोटिड आर्टरी, 1 नंबर और 2 नंबर, और 3 नंबर और 4 नंबर होगी वर्टिबल आर्टरी, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। ये हमारे पास में वर्टिबल आर्टरी आपस में जो है वो क्या बना लेती है दोस्तों, बेसिलरी आर्टरी। ध्यान रखना, एग्जाम में काफी बार जो है वो क्वेश्चन पूछा गया, बेसिलरी आर्टरी किससे बनती है, तो बेसिलरी आर्टरी हमारे पास में जो है वो वर्टिबल आर्टरी के कम्युनिकेशन से बनती है। अब ये बेसिलरी आर्टरी यहां पे जो है वो पहुंच गई है। अब यहां पे पहुंचने के बाद में देखो, जिस तरीके से मैं बैठा हूं आपके सामने,
तो इस तरीके से ये इमेज है, दोनों हमारे पास में ये वर्टिबल, ये जो है वो कैरोटिड आर्टरी है, ये दोनों कैरोटिड आर्टरी आगे की तरफ आके जो है वो घूमती है, ये ब्रेन है ना, थोड़ा 3D इमेज में समझो, ये दोनों ब्रेन में आके, ये कैरोटिड आर्टरी है, दोनों ही कैरोटिड आर्टरी है, ये कैरोटिड आर्टरी आके जो मिलती है उसको बोलते हैं एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। एंटीरियर मतलब आगे की तरफ, मेरा फेस इधर ही है ना, तो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो ये देखो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, जो लेफ्ट साइडेड में हो उसको लेफ्ट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी बोलेंगे, और जो राइट साइडेड में है उसको राइट साइडेड एंटी सेरिब्रल आर्टरी बोलेंगे, या एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी बोलेंगे। राइट, हो गया चीज के लिए। अब इन दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन और होता है जिसको हम क्या बोलेंगे, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। वो दोनों आर्टरी थी, वो दोनों आर्टरी यहां के आ गई, एक आर्टरी आई इधर से आ गई, एक आर्टरी इधर से आ गई, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। वो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी दोनों आपस में आके जो हो मिक्स हो जाती है या जुड़ जाती है, उनको भी एक जोड़ने के लिए एक आर्टरी होती है जिसको हम बोलते हैं एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। अब देखो सारी चीजें इसी तरीके से याद रखो, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी तो पीछे भी एक होगी, उसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो राइट, तो यानी कि समझो कि आगे की साइड में जो है वो दो आर्टरी आ रही है, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, उनको जोड़ने के लिए जो है वो एक आर्टरी है, उसको हम बोलेंगे एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। वैसे हमारे पास में दो पीछे की साइड में जो है वो हमारे पास में आर्टरी है जिसको हम क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। यहां पे एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी था, अब हो गया पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। वो पोस्टीरियर सेरिब्रल को भी एक आर्टरी और जोड़ती है जिसको हम बोल देंगे पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। राइट, अब देखो ये पूरी ब्लड सप्लाई जो है वो आपकी हो गई है। कैसे कैसे भी कर लो, शुरुआत कर लो हमारे पास में कैरोटिड आर्टरी से करो। कैरोटिड आर्टरी हमारे पास में दो आई, ये आ गई, दोनों कैरोटिड आर्टरी से एक आर्टरी निकल के आती है, एक इस साइड से एक इस साइड से, तो इनको हमने बोला एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। जो राइट साइडेड में है उसको राइट साइडेड सेरिब्रल आर्टरी, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और जो लेफ्ट साइड में उसको लेफ्ट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, ये दोनों आपस में मिलती है, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेटिंग आर्टरी। अब ये आगे की साइड में है इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से हमारे पास में दो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये दो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, उनको जोड़ने के लिए भी एक आर्टरी होती है जिसको हम क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। राइट, अब ये पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो है वो सीधा एक आर्टरी और बनाती है जिसको हम क्या बोलेंगे, बेसिलरी आर्टरी। अब ये बेसिलरी आर्टरी जो है वो कहां पे कम्युनिकेट होती है, ये वर्टिबल आर्टरी में, ये जो हमारे पास में वर्टिब्रा है, वर्टिबल आर्टरी से कम्युनिकेट हो जाती है। तो अगर देखो, अगर ये हमारे पास में कैरोटिड आर्टरी ब्लॉकेज हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इधर से सारी चीज सप्लाई हो जाएगी। अगर ये ब्लॉकेज हो जाए तो इधर से सारी सब चीज सप्लाई हो जाएगी, अगर ये ब्लॉकेज हो जाएगी तो ये सप्लाई दे देगी, अगर ये ब्लॉकेज हो जाए तो इधर से सप्लाई देगी, यानी कि एन केयर प्रकार ब्लड सप्लाई जो हो प्रॉपर चलती रहती है। अब इनमें कुछ भी हो जाए, चाहे थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाए, चाहे ब्लीडिंग हो जाए, चाहे उसमें जो है वो क्लोट बन जाए, किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई अल्टर हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, ब्रेन अटैक या फिर ब्रेन हेमरेज या फिर सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट या फिर स्ट्रोक। राइट, ये सारे नाम एक ही है। तो ये हमारे पास में एक सिंपल डेफिनेशन आ गई थी। सिंपल डेफिनेशन क्या थी कि स्ट्रोक एक इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी है जिसके अंदर ब्रेन की जो है वो ब्लड सप्लाई अल्टर्ड हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन सेल जो है वो डैमेज हो जाती है और पर्सन की जो है वो डेथ भी हो जाती है। इसके रिजल्ट में टेम्परेरी डिसेबिलिटी भी हो सकती है, परमानेंट डिसेबिलिटी भी हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट भी हो सकता है, इवन डेथ भी हो सकता है अगर परमानेंट ट्रीट नहीं किया गया है तो। इसको जो हो ब्रेन अटैक या ब्रेन हेमरेज या सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट के नाम से जो है वो जाना जाता है। क्लियर, यहां तक समझ में आ गई। और ये हमने जो है ब्लड सप्लाई कंप्लीट कर ली, ये चीज कंप्लीट कर ली, यूं मान लो आपका टॉपिक जो है बहुत जल्दी क्लियर होने वाला है, आपने 70% चीजें जो है वो सीख ली है। राइट, अब चलते हैं टाइप ऑफ स्ट्रोक के बारे में कि स्ट्रोक जो है वो कितने टाइप का होता है। तो ये दोस्तों, ये जो हमारे पास में स्ट्रोक के टाइप हैं वो बेसिकली इसके इटियोलॉजी पे डिपेंड कर रहे हैं। किस पे डिपेंड करते हैं, हमारे पास में इटियोलॉजी पे। तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखना कि ये जो है वो हमारे पास में स्ट्रोक किस तरीके से बना, ठीक है, कारण क्या था स्ट्रोक बनने का, तो इसके आधार पे टाइप ऑफ स्ट्रोक जो है वो हमारे पास में कितने कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला आ जाता है दोस्तों हमारे पास में इस्चेमिक स्ट्रोक। सबसे ज्यादा प्रेजेंट होने वाला यही होता है इस्चेमिक स्ट्रोक। इसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे पास में स्ट्रोक है, एक इस्चेमिक होता है, एक हेमरेजिक होता है, एक ट्रांस इस्चेमिक अटैक होता है। ठीक है, तीनों में जितने भी स्ट्रोक है उसमें सबसे ज्यादा इस्चेमिक होता है। अब देखो इस्चीमिया क्या होता है, ठीक है, ये ऑलरेडी जो हो मैंने एमआई के अंदर जो हो पढ़ा था, लेकिन फिर से रिपीट कर देता हूं। इस्चीमिया का मतलब था लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। ठीक है, और लैक ऑफ ब्लड सप्लाई हो जाएगी जिसकी वजह से सेल डेथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इस्चीमिया बोलते हैं।
क्लियर? फिर से रिपीट कर रहा हूं, ब्लड सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ब्लड सप्लाई डिक्रीज होने की वजह से वहां पे क्या होगा कि सेल जो है वो डेथ होना चालू हो जाए, जिसको हम बोलते हैं इस्चीमिया। अब देखो इसके अंदर क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो है वो थ्रोम्बस बनेगा, या कहीं ना कहीं जो है वो एम्बोलाई बनेगा, या कहीं ना कहीं जो है वो हमारे पास में ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से इस्चीमिया होगा। उसको हम क्या बोलेंगे? इस्चेमिक स्ट्रोक, राइट? तो ये हो गया था अकर व्हेन ए ब्लड क्लॉट और ब्लॉकेज रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। मैंने वही चीज आपको बताई। इसके अंदर क्या होगा कि आर्टरी के अंदर कहीं ना कहीं जो है ब्लॉकेज हो जाएगा, जिससे ब्लड सप्लाई जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अब ये कितने टाइप का होता है? पहला आता है हमारे पास में थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक क्या होता है दोस्तों? थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक होता है कि इसके अंदर जो है वो बेसिकली हमारे पास में क्या बन जाता है दोस्तों? थ्रोम्बस फॉर्मेशन बन जाता है। क्या होगा? थ्रोम्बस फॉर्मेशन बन जाएगा। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको बात करूं तो इस तरीके से हमारे पास में ये हमारे पास में कोई आर्टरी है। ठीक है, देखो ध्यान से, ये हमारे पास में जो है वो कोई आर्टरी है। इसमें देखिए ये हमारे पास में एक जगह जो चीज बनी, यानी कि यहां पे जो है बनी, उसको हमने क्या बोला दोस्तों? थ्रोम्बस बोला। क्या बोला दोस्तों? थ्रोम्बस बोला। यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन बन गया, ठीक है, प्लग फॉर्मेशन बन गया, उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? थ्रोम्बस बोलेंगे। अगर इस थ्रोम्बस से कोई चीज पार्ट अलग होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? एम्बोलाई। तो ये भी ध्यान में रखना, एम्बोलाई और थ्रोम्बस के बीच में जो है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा। एम्बोलाई जो है वो पूरे ब्लड सप्लाई में जो है वो घूमती रहती है, और जहां पे भी उसको सुटेबल जगह मिली, या मान लीजिए कि कोई नेरो आर्टरी मिली, जैसे यहां पे ये देखो, ठीक है, नेरो आर्टरी मिली, वहां पे जाके ऑब्स्ट्रक्शन होगी, तो एम्बोलाई जो है वो सर्कुलेट होती रहती है, जबकि थ्रोम्बस एक जगह पड़ा रहता है। दूसरी चीज, थ्रोम्बस से एम्बोलाई बन सकती है, और एम्बोलाई से थ्रोम्बस जो है वो नहीं बनेगा। ये चीज जो है वो ध्यान में रखना। तो ये हो गया हमारे पास में, पहला आएगा थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक में क्या होगा कि आर्टरी के अंदर जो है वो थ्रोम्बस बन जाएगा। जैसे यहां पे देख लो, तो आर्टरी के अंदर जो है वो थ्रोम्बस बन जाएगा। थ्रोम्बस बन जाएगा तो ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी, ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी तो ब्रेन अटैक हो जाएगा। बस वही तो है। ठीक है, एक क्लॉट फॉर्म इन द आर्टरी सप्लाइंग टू द ब्रेन ऑफन ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? प्लग फॉर्मेशन। किसी भी आर्टरी के अंदर जो है वो कोई प्लग या ऑब्स्ट्रक्शन बन जाता है, उसको हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। आर्टरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है? हार्डनेस ऑफ आर्टरी। कोई भी आर्टरी की जो है वो हार्डनेस हो जाती है, उसको हम बोलते हैं आर्टरियोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट आता है एम्बोलिक स्ट्रोक। एम्बोलिक स्ट्रोक क्या? एम्बोलाई। ठीक है, थ्रोम्बस से कोई चीज हटी तो वो एम्बोलाई बन गई। जरूरी नहीं है कि थ्रोम्बस से हटने वाली एम्बोलाई है, आपने इंजेक्शन के अंदर जो है वो एयर पुश कर दी तो एयर एम्बोलाई बन जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई हमारे पास में मान लीजिए कोई बड़ी जो है वो बोन रप्चर होगी तो फेट एम्बोलाई बन जाएगा। तो एम्बोलाई जरूरी नहीं है कि थ्रोम्बस की बने, थ्रोम्बस की भी बन सकती है, बाकी अदर में भी जो है वो एम्बोलाई बन सकती है। एम्बोलाई जो है वो सर्कुलेट होती है रहती है। एम्बोलाई एक क्लॉट और डिब्राई ट्रेवल्स फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज का हेड एंड ब्लॉक टू द ब्रेन आर्टरी। यानी कि बंद कहीं हो रही है और वो ब्लॉक किसको कर रही है? ब्रेन आर्टरी को कर रही है। यानी कि क्लॉट फॉर्मेशन जो है वो घूम के वहां पे जो है वो पर्टिकुलर उस आर्टरी को ब्लॉक कर रहा है, उसको हम बोलेंगे एम्बोलिक स्ट्रोक। तो ये भी चीज जो है बहुत ध्यान में रखना दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक या थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक क्या होता है? थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक होता है किसी भी आर्टरी में एक जगह प्लग फॉर्मेशन हो जाना या उसमें जो है वो ब्लॉकेज हो जाना, उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक। सेकंड आता है एम्बोलिक स्ट्रोक। एम्बोलिक में क्या होता है? एयर एम्बोलाई हो सकता है, फेट एम्बोलाई हो सकता है, क्लॉट एम्बोलाई हो सकता है, या तो उस जो है वो हमारे पास में थ्रोम्बस की कोई चीज टूट जाए, या फिर अलग से कोई चीज जाके जो है उस पर्टिकुलर आर्टरी को ब्लॉकेज कर दे, उसको हम बोलेंगे एम्बोलिक स्ट्रोक। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ल्यूनर स्ट्रोक। ल्यूनर स्ट्रोक में क्या हो जाएगा? अफेक्ट स्मॉल पेनिट्रेटिंग आर्टरी डीप इन द ब्रेन, कॉमनली हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज। हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज के अंदर हमारे पास में क्या होता है दोस्तों? हमारे पास में जो है वो ब्लड सप्लाई अल्टर्ड हो जाती है, क्योंकि जो छोटी छोटी स्मॉल जो आर्टरीज है वो एक दूसरे के अंदर जो है वो धस जाती है, एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ल्यूनर स्ट्रोक जो है वो बोलेंगे। तो ये चीज जो है वो ध्यान रखना, तीन प्रकार के जो है वो आपको स्ट्रोक हो गए, थ्रोम्बोटिक, एम्बोलिक एंड ल्यूनर। तो ये तीनों जो है वो ध्यान में रखना, तीनों का जो है मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया। सेकंड आता है हमारे पास में हेमरेजिक स्ट्रोक। वहां तो क्या था दोस्तों? कोई भी चीज की जो है ब्लड सप्लाई डिक्रीज हुई थी, कोई भी चीज में ऑब्स्ट्रक्शन होता है जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो है वो डिक्रीज हुई थी। सेकंड आता है हेमरेजिक। नाम से पता चला, हेमरेजिक मतलब ब्लड, ठीक है, ब्लीडिंग, उसी को तो हम बोलेंगे हेमरेजिक। अब हेमरेजिक जो है वो ऑल जितने भी हमारे पास में स्ट्रोक है वो 15% होते हैं। 85% में जो है वो थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक होता है, 15% में जो है वो एम्ब्रोलिक होता है। एक अलग से और आएगा हमारे पास में, वो कैसी कंडीशन में आता है उसको हम जो है वो लेटर नेक्स्ट उसी को जो है वो डिस्कस करेंगे। पहले जो है वो इसको देख लेते हैं। इसके अंदर क्या होगा हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर कि इसके अंदर जो हमारे पास में ब्लड सप्लाई है, ठीक है,
वो रप्चर हो जाएगी, वो ब्लड सप्लाई जो है, या हम कहें कि वो आर्टरी जो है वो रप्चर हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है ब्लड सप्लाई, अब कोई पाइपलाइन किसी को सप्लाई कर रही है, अगर वो रप्चर हो गई है तो पर्टिकुलर उस ब्रेन के पास में सप्लाई जो है वो नहीं पहुंचेगी, उसको बोलेंगे हेमरेजिक स्ट्रोक। occur when a blood vessels in the brain rupture leading to bleeding inside or around the brain, यानी कि हमारे पास में जो ब्लड सप्लाई है, ये जो आर्टरी है वो रप्चर हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लीडिंग अंदर हो जाएगी या ब्रेन के चारों तरफ पहुंच जाएगी, उसको हम बोलेंगे दोस्तों हेमरेजिक स्ट्रोक। ये हेमरेजिक स्ट्रोक भी जो है वो दो तरीके का होता है। एक होता है दोस्तों इंट्रासेरिब्रल हेमरेज। इंट्रासेरिब्रल हेमरेज क्या होगा, ये डायरेक्टली हमारे पास में इंट्रा मतलब अंदर, और सेरिब्रल का मतलब ब्रेन के अंदर, यानी कि ब्रेन के अंदर जो है वो हमारे पास में ब्लीडिंग होगी, जिसको हम बोलेंगे इंट्रासेरिब्रल हेमरेज। ठीक है, इसको आईसीएच के नाम से भी जो जानता है, ब्लीडिंग डायरेक्टली इनटू द ब्रेन टिश्यू ऑफन ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर। और दोस्तों इसका मेन रीजन होता है हाइपरटेंशन। ये भी एग्जाम में जो है वो काफी बार जो है वो पूछा गया है। हेमरेजिक स्ट्रोक की मेन इटियोलॉजी क्या है, दैट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। तो ये भी चीज जो है वो ध्यान में रखना, एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है सब एरिथ्रोइड हेमरेज। सब एरिथ्रोइड में क्या होगा कि जो हमारे पास में ब्रेन के चारों तरफ जो है वो लेयर प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी, सबसे पहले पाया मैटर आती है, उसके बाद सब एरिथ्रोइड मैटर आता है, और उसके बाद जो है वो ड्यूरा मैटर आता है। याद रखने का, ड्यूरा जो है वो दूर होता है, तो ये हो गया ड्यूरा मैटर। ये हमारे पास में जो है वो एरिथ्रोइड मैटर, और सबसे पास में होता है उसको पाया मैटर बोलेंगे। तो जो एरिथ्रोइड स्पेस के अंदर जो है वहां पे अगर ब्लीडिंग हो गई है तो उसको हम बोलेंगे सब एरिथ्रोइड स्पेस। ब्लीडिंग इनटू द स्पेस अराउंड द ब्रेन यूजुअली कोज बाय रप्चर्ड एनोरिज्म। एनोरिज्म जब रप्चर हो जाता है उसकी वजह से। अब एनोरिज्म क्या होता है, एनोरिज्म होता है एक्सेसिव डायलेशन ऑफ द आर्टरी या एक्सेसिव डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। किसी भी आर्टरी या ब्लड वेसल्स का एक्सेसिव डायलेशन हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, एनोरिज्म। एनोरिज्म पे अलग से जो है मैं क्लास बनाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड हेमरेजिक स्ट्रोक। तीसरा आता है हमारे पास में ट्रांस इस्चेमिक अटैक। ठीक है, TIA। इसकी फुल फॉर्म जो है वो एग्जाम में कम से कम 5 से 6 बार पूछ ली गई। TIA ट्रांस इस्चेमिक अटैक। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसको मिनी स्ट्रोक के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर पूरी जो है ब्लड सप्लाई डिक्रीज नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी ब्लड सप्लाई जो है वो धीरे धीरे जो है वो अल्टर्ड होती है, देन वो लंबे समय तक जो है वो चलती है। अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया तो फिर हेमरेजिक या फिर जो है वो हमारे पास में थ्रोम्बोटिक उस हेमरेज में जो है वो चली जाती है, लेकिन स्टार्टिंग जो है वो छोटी सी होती है। ए टेम्परेरी ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो दैट रिजोल्व विद इन 24 आवर्स विदाउट परमानेंट डैमेज। इसके अंदर क्या होता है कि छोटी सी जो है वो ब्लड सप्लाई जो है वो अल्टर्ड हो जाती है, जो 24 घंटे के अंदर जो है वो रिलीज जो होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक। ठीक है, और ये वार्निंग साइन ऑफ फ्यूचर स्ट्रोक। फ्यूचर स्ट्रोक का जो है वार्निंग साइन होता है। बहुत सारे केसेज में ट्रांस इस्चेमिक अटैक आता है, तो ये वार्निंग साइन है, ध्यान रखना। अगर किसी को थोड़े समय के लिए ऐसी चीज आ रही है, स्ट्रोक जैसी चीजें, तो वो ये समझ लो कि बाकी जो है बड़ी चीज आने वाली है। ये सिर्फ शुरुआत है, ट्रेलर है, पूरी पिक्चर जो है वो भी बाकी है। देन उसके बाद आता है हमारे पास में टाइप ऑफ ब्रेन स्ट्रोक को तो हमने पढ़ लिया। कौन सा था, पहला था हमने पढ़ लिया था दोस्तों एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसको हमने क्या बोला था दोस्तों, दैट इज कॉल्ड एथेरोहेमरेज। देन हेमरेजिक स्ट्रोक, और तीसरा था इस्चेमिक, जिसको हम बोलेंगे ट्रांस इस्चेमिक अटैक। अब देखो हम ले लेते हैं कोजेज। कोजेज क्या होते हैं दोस्तों, क्या क्या कोजेज जो है वो ब्रेन स्ट्रोक के हो सकते हैं। जो आपने कोजेज ऑलमोस्ट हार्ट के अंदर पढ़े थे वही ऑलमोस्ट यहां पे आएंगे। ठीक है, कौन कौन से थे, पहला, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला कैटेगरी है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर का मतलब होता है कि ऐसे रिस्क फैक्टर जो कि स्ट्रोक को बढ़ाते हैं या स्ट्रोक होने के लिए जो है वो अग्रसित होते हैं, लेकिन वो मॉडिफाइबल होते हैं, यानी कि हम चाहें तो उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं प्रिवेंटेबल कॉजेज बोलते हैं। एक होता है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, दूसरा होता है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर का मतलब होता है उनको मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल एज और एज। अब एज को कैसे मॉडिफाई करोगे, आप चाहते हुए जो हो 10 साल के नहीं बन सकते हो। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री में किसी को है तो फैमिली हिस्ट्री थोड़ी चेंज हो जाएगी। आपके माँ बाप ने जन्म दिया है तो आप ही वो मतलब आपके माँ बाप वही रहेंगे। ठीक है, ऐसे सेक्स थोड़ी चेंज हो जाएगा। वो अलग चीज है कि आजकल ट्रांसजेंडर में जो है वो जाने लगे या सेक्स चेंज करना, लेकिन उससे अपने को यहाँ पे मतलब नहीं है। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर इन द सेंस कि ऐसे रिस्क फैक्टर जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं वो आ गया मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। पहला आ जाता है हमारे पास में हाइपरटेंशन। मैंने बताया था बहुत ज्यादा मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर है हाइपरटेंशन स्ट्रोक का, और उसमें भी हेमरेजिक स्ट्रोक का सबसे ज्यादा है।
बाकी अगर हेमरेजिंग नहीं तो हमारे पास में जो है वो थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक भी जो है वो करवाएगा। नेक्स्ट, डायबिटीज मेलाइटस, इंक्रीज रिस्क ऑफ इस्चेमिक एंड हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक और इस्चेमिक स्ट्रोक दोनों के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। डायबिटीज वाला दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल, फिर से रिपीट कर रहा हूं, डायबिटीज वाला दोनों के लिए इस्चेमिक एंड हेमरेजिक, जबकि हमारे पास में हाइपरटेंशन वाला सिर्फ और सिर्फ जो हो बेसिकली जो हो हेमरेजिक स्ट्रोक के लिए जो हो वो रिस्पॉन्सिबल है, तो ध्यान रखना। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में हाई कोलेस्ट्रॉल। हाई कोलेस्ट्रॉल होगा, हाइपरटेंशन होगा, वो सारी चीज आपको जो हो बताइए, जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस और क्लॉट फॉर्मेशन को जो है वो बढ़ाता है। नेक्स्ट, स्मोकिंग। स्मोकिंग जो है वो काफी ज्यादा डेंजरस है। इवन हार्ट की डिजीज में या ब्लड सप्लाई की डिजीज में दारू इतना नुकसान नहीं करती जितना स्मोकिंग करती है। दारू से या अल्कोहल से तो फिर भी जो है वो हमारे पास में ब्लड वेसल जो है वो लचीली होती है, जबकि स्मोकिंग से जो है वो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जो है वो सबसे ज्यादा होता है, ब्लड वेसल्स जो है वो डैमेज होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। देन इसके अंदर क्या होगा, डैमेज ब्लड वेसल्स एंड प्रमोट क्लॉट फॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है ओबेसिटी एंड फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर ओबेसिटी होगी, फिजिकल इनएक्टिविटी, तो हार्ट डिजीज होगी, हार्ट डिजीज हो जाएगा तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगी, एट्रियल फिब्रिलेशन होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, थ्रोम्बोसिस होगा, राइट। एक्सेसिव अल्कोहल और ड्रग इंटेक, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा जो है वो ड्रग लेंगे, कोकिंग लेंगे या जो है वो मेथापेनाटोन लेंगे तो स्ट्रोक के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। अनहेल्दी डाइट, जो बाहर के हम फैट डाइट ले रहे हैं, साल्ट डाइट ले रहे हैं, ज्यादा शुगर ले रहे हैं, कुल मिला के जो बाहर का आजकल स्विगी जोमेटो का है वो सारी अनहेल्दी जो है वो डाइट आती है। नेक्स्ट आ जाता है नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं? ऐसे रिस्क फैक्टर जिनको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल एज की बात करें तो जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है 55 साल के बाद में वैसे वैसे जो है वो स्ट्रोक की संभावना ज्यादा हो जाती है। आपने देखा होगा ओल्ड पर्सन में या बूढ़े लोगों में जो है वो स्ट्रोक सबसे ज्यादा जो है वो देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि 55 साल से जैसे जैसे जो है वो एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे स्ट्रोक की संभावना जो है वो ज्यादा होती है। जेंडर की बात करें तो मेल जो है वो हाई रिस्क होते हैं। ध्यान समझ में, मेल को जो है वो ज्यादा जो है वो स्ट्रोक होने की संभावना है। लेकिन अगर हम बात करें वुमन जो है वो फर्टिलिटी, लेकिन जो फर्टिलिटी रेट है हमारे पास में वो वुमन में ज्यादा होती है। एक तरीके से कहें कि जो डेंजर साइन या फिर या तो वुमन में आता नहीं है, आता तो फिर ऊपर लेके जाता है, राइट। ये हो गया। फैमिली हिस्ट्री की बात करें तो जेनेटिक जो है वो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर के रूप में काम करता है। अगर किसी फैमिली मेंबर में कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है तो आगे भी जो है वो संभावनाएं होती है। एंड प्रेयर स्ट्रोक लाइक ट्रांस इस्चेमिक स्ट्रोक हो जाता है, वो हाई रिस्क हो जाता है हमारे पास में स्ट्रोक होने के। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक। ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। इंपॉर्टेंट लिख लो। तो दोस्तों या वार्निंग साइन ऑफ स्ट्रोक के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कि साइन सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक या वार्निंग साइन, तो दोस्तों ये वार्निंग साइन होते हैं हमारे पास में किसके? स्ट्रोक के। वार्निंग साइन जो है वो स्ट्रोक के। अब कौन कौन से वार्निंग साइन है इसको याद रख लेगा दोस्तों। याद करने का तरीका आपको एक निमोनिक्स है फास्ट, FAST, ठीक है, ये निमोनिक्स है। और इस निमोनिक्स की फास्ट की निमोनिक्स एग्जाम में काफी ज्यादा जो है वो पूछी गई थी। F से आ जाता है फेस ड्रॉपिंग। जिस साइड में भी हमारे पास में जो है वो हेमिप्रेसिस होगा, हेमिप्लेजिया होगा, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, कौन कौन सी क्या क्या चीजें होती है। तो फेस एक साइड में जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? फेस ड्रॉपिंग। एक साइड से फेस जो है वो ये हो जाएगा, इस तरीके से मूव हो जाएगा, उसको बोलेंगे फेस ड्रॉपिंग। वन साइडेड ऑफ फेस अपीयर्स ड्रॉपी और नम हो जाएगा। ए से आएगा आर्म वीकनेस। एक साइड में या तो नमनेस होगी या जो है वो वीकनेस होगी। नमनेस और वीकनेस दोनों अभी हम पढ़ेंगे, हेमिप्लेजिया और हेमिपेरेसिस दोनों में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीकनेस अलग चीज होती है और नमनेस अलग होती है। तो आर्म में जो है वो वीकनेस जो है वो दिखाई देगी, ठीक है। वन आर्म ड्रिफ्ट डाउनवर्ड व्हेन राइज, ठीक है, अगर आर्म को आप ऊपर उठाओगे तो वो नीचे जो है वो आ जाएगी। ऐसे आता है हमारे पास में स्पीच डिफिकल्टी। बोलने में जो है वो आदमी की जबान लड़खड़ा जाएगी, स्लर्ड स्पीच हो जाएगी या इनकोहेरेंट जो है वो स्पीच आएगी। जो पर्टिकुलर बोलना चाह रहा था वो नहीं बोलेगा, राइट। स्लर्ड या इनकोहेरेंट स्पीच होगी। एंड टाइम टू कॉल इमरजेंसी सर्विसेज। इमीडिएटली जो है वो आपको इमरजेंसी सर्विसेज को जो है वो कॉल करना है। क्यों कॉल करना है? क्योंकि आपको इमरजेंसी जो है वो आ गई है। तो फास्ट से याद रखना, FAST, ठीक है, फास्ट से याद रख लेना। और ये वार्निंग साइन होते हैं स्ट्रोक के। F फॉर फेसिंग ड्रॉपिंग, A फॉर आर्म वीकनेस, S फॉर स्पीच डिफिकल्टी, T फॉर टाइम टू कॉल इमरजेंसी, राइट। देन अदर सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? अदर सिम्टम्स आते हैं, पहला आता है सडन नमनेस और वीकनेस। पर्टिकुलर एक ऑर्गन में या एक साइड में या एक बॉडी के पार्ट में जो है वो वीकनेस होगी, स्पेशली वन साइडेड ऑफ द बॉडी, ठीक है। देन
कंफ्यूजन होगा क्योंकि ब्लड सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो चुकी है। ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गई तो ब्रेन सही तरीके से काम नहीं करेगा तो कंफ्यूजन होगा। एंड डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग स्पीच, और स्पीच बातचीत जो है वो लड़खड़ा जाएगी, जिसकी वजह से हमें उसको समझना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रबलिंग सीन इन वन और बोथ, ठीक है, देखने में, ठीक है, कभी बहुत ज्यादा अंधेरा या कभी दो दो चीजें जो हो देखने को मिल जाएगी। डिजीनेस होगा, लॉस ऑफ बैलेंस होगा एंड कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम आएगी। कोऑर्डिनेशन मतलब जैसे इस पेन को इसमें उठा रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन में, इससे इसको दे रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन में जो है वो प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट, सीवियर हेड होगा विथ अननोन कॉजेज, बहुत तेज जो है वो सीवियर हेड होगा और इसका कोई पर्टिकुलर जो है वो कोज भी नहीं होगा। और ये मेन साइन सिम्टम्स हमारे पास में हेमरेजिक स्ट्रोक का, सडनली सीवियर हेडेक होगा जबकि पुरानी कोई हिस्ट्री नहीं है। किसी को माइग्रेन होता है, किसी को कुछ होता है, तब तो एक अलग बात है, लेकिन किसी को हेडेक की हिस्ट्री नहीं है, उसके बाद भी सीवियर हेडेक होगा, बेसिकली हेमरेजिक स्ट्रोक में जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में डायग्नोसिस ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक का जो है वो डायग्नोसिस किस तरीके से करेंगे, डायग्नोसिस देखेंगे, देन उसके बाद हम ट्रीटमेंट देखेंगे, टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। डायग्नोसिस ऑफ स्ट्रोक में सबसे पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हम जो है वो सबसे पहले न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में स्पीच देखेंगे, मोटर फंक्शन देखेंगे एंड रिफ्लेक्स देखेंगे, राइट। तो चेकिंग न्यूरोलॉजिकल साइन, स्पीच बातचीत देखेंगे कि बिल्कुल सही तरीके से हो रही है नहीं हो रही, मोटर फंक्शन देखेंगे, एक्टिविटी पेन को उठा के इस तरीके से देखेंगे एंड रिफ्लेक्स देखेंगे। रिफ्लेक्स आपको पता ही है, बहुत सारे प्लांटर बहुत सारे रिफ्लेक्स होते हैं, एक दिन इनकी भी जो है वो क्लास लेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट इमेजिंग टेस्ट करेंगे। और इमेजिंग में जो है वो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, सीटी स्कैन करेंगे। सबसे मेन चीज ये होता है हमारे पास में कि फर्स्ट लाइन टेस्ट होता है कौन सा, सीटी स्कैन। अगर आपसे पूछे कि स्ट्रोक के अंदर सबसे फर्स्ट लाइन टेस्ट जो है वो कौन सा होता है, सीटी स्कैन, मतलब डायरेक्ट हम उसी पे पहुंच जाएंगे। अब तक आपने कोई भी डिजीज देखी होती तो आपने देखा होगा कि पहले हम ब्लड टेस्ट करते हैं, देन यूएसजी करेंगे, एक्सरे करेंगे, लास्ट में करेंगे सीटी स्कैन। तो लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सीटी स्कैन जो है वो शुरू में कर लेते हैं क्योंकि मेन चीज वहीं से आएगी। इसमें हमें डिफरेंशिएट इस्चेमिक और हेमरेजिक स्ट्रोक के बारे में पता चलेगा, ठीक है। तुरंत सीटी स्कैन करते हैं, सीटी स्कैन में देखेंगे तो बताते हैं देखो यहाँ पे हेमरेज है, ठीक है। इस्चेमिया उसमें नहीं दिखेगा, इस्चेमिया जो है वो हम आर्टरी विजुअलाइजेशन करेंगे, ठीक है, जो हम एंजियोग्राफी कहते हैं, उसमें दिखेगा। लेकिन हेमरेजिक स्ट्रोक उसमें आराम से जो है वो दिखता है। नेक्स्ट, एमआरआई ब्रेन करेंगे, इसमें हमें जो है वो इस्चेमिक स्ट्रोक देखने को मिलेगा। इस्चेमिक स्ट्रोक के लिए हम एमआरआई करेंगे, हेमरेजिक स्ट्रोक के लिए जो है हम सीटी स्कैन करेंगे। ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में काफी बार जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है। एमआरआई किसके लिए, इस्चेमिक स्ट्रोक के लिए, सीटी स्कैन फॉर ब्रेन हेमरेजिक स्ट्रोक के लिए। नेक्स्ट, सीटी एंजियोग्राफी करेंगे या एमआर जो है वो एंजियोग्राफी करेंगे। एंजियोग्राफी मैंने आपको बताया था विजुअलाइजेशन ऑफ द आर्टरी, आर्टरी का विजुअलाइजेशन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एंजियोग्राफी करेंगे। इसके अंदर चेक और ब्लॉक्ड जो है वो आर्टरी को देखा जाएगा। नेक्स्ट, ब्लड टेस्ट करवाएंगे। ब्लड टेस्ट में आपको पता है ग्लूकोज लेवल चेक कर लेंगे कि कैसे जो है हुआ, देन कोलेस्ट्रॉल लेवल, एलडीएच बढ़ा हुआ नहीं है, ये सारी चीजें जो हम देख लेंगे। नेक्स्ट, ईसीजी और इकोकार्डियोग्राम। ईसीजी देखेंगे, ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन तो नहीं है, हार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना जिसकी वजह से हमारे पास में जो है ब्रेन का या ब्रेन में कोई दिक्कत आई, ब्लड सप्लाई किसकी वजह से, एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया, एमआई हो गया, जिसकी वजह से भी हमारे पास में जो है वो इस्चेमिक स्ट्रोक हो सकता है। इकोकार्डियोग्राफी देखेंगे, ये दोनों हार्ट असेसमेंट के लिए देखेंगे क्योंकि हार्ट जो है ब्लड सप्लाई कर रहा है। अब अगर ब्लड, हमने क्या पढ़ा था कि स्ट्रोक क्या होती है, ब्लड सप्लाई अल्टर हो जाती है, तो क्या पता हार्ट की वजह से तो नहीं हो रही है। नेक्स्ट, कैरोटिड डॉपलर अल्ट्रासाउंड। कैरोटिड जैसे हमारे पास अल्ट्रासाउंड करते हैं वैसे ही डॉपलर अल्ट्रासाउंड। डॉपलर अल्ट्रासाउंड और नॉर्मल अल्ट्रासाउंड में क्या डिफरेंस है, नॉर्मल अल्ट्रासाउंड जो है वो बेसिकली अल्ट्रासाउंड जो है वो किसके लिए की जाती है, टिश्यू के लिए की जाती है, राइट। और डॉपलर अल्ट्रासाउंड जो है वो ब्लड सप्लाई के लिए की जाती है, ब्लड सप्लाई ऑफ द टिश्यू, ब्लड सप्लाई ऑफ टिश्यू। ब्लड सप्लाई टिश्यू के अंदर देखेंगे, उसके लिए हम कलर डॉपलर करते हैं या हम नॉर्मल करेंगे तो हम सिर्फ अल्ट्रासाउंड करेंगे। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, कैरोटिड डॉपलर अल्ट्रासाउंड जो है वो करेंगे, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रोक। तो ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, देखो बेसिकली एन केन प्रकार हमारे पास में एक ही ट्रीटमेंट होता है कि कैसे भी करके जो है वो उस स्ट्रोक को जो है वो रिजोल्व किया जाए, स्ट्रोक को जो है हमारे पास में खत्म किया जाए। तो अगर इस्चेमिक है, रटो मत, इस्चेमिक है तो इस्चेमिया किसकी वजह से होता है, थ्रोम्बस की वजह से या क्लोट फॉर्मेशन की वजह से। तो एन केन प्रकार, चाहे हमें ओपन करके करना पड़े या किसी निडल से उस क्लोट को या उस थ्रोम्बस को जो है बाहर निकालना है, राइट, इस्चेमिक स्ट्रोक में। देन उसके बाद हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या करेंगे कि हमारे पास में जो एनोरिज्म हुआ था या जो ब्लड सप्लाई अल्टर्ड हुई थी ब्लीडिंग की वजह से, तो उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है, बस सिंपल।
तो इस्चेमिक स्ट्रोक ट्रीटमेंट, सबसे पहले हम ले लेते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है दोस्तों, आर्टरी जो है वो ब्लॉक्ड हो जाती है, इसलिए इसको ब्लॉक्ड आर्टरी स्ट्रोक के नाम से भी जो है वो जानते हैं। तो इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम करेंगे कि उस आर्टरी को जो है वो ओपन कर दें या उस ब्लॉकेज को जो है वो हटा दें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इंट्रावेनस थ्रोम्बोलाइसिस, यानी कि ऐसी मेडिकेशन देंगे जिसकी वजह से वो जो थ्रोम्बस हुआ था वो पिघल जाए। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इंट्रावेनस थ्रोम्बोलाइसिस। किसी भी चीज को मत रटोगे, कितनी चीज को रट लोगे, एक चीज को रट लोगे, दो चीज को रट लोगे, पांच को रट लोगे, हर चीज को रटा नहीं जा सकता, इसलिए ध्यान रखना, पहले समझो। तो इंट्रावेनस थ्रोम्बोलाइसिस, इसको टीपीए के नाम से जो है वो एल्टीपेज इसका एग्जांपल है। आईवी, इसके द्वारा भी जो है वो हम स्ट्रेप्टोकाइनेज आपने काफी ज्यादा जो सुना होगा। इसमें क्या करेंगे कि आईवी के द्वारा जो है वो हम उस थ्रोम्बस को जो है वो हटा देंगे। लेकिन ये कब दिया जाता है, गिवन विद इन 4.5 आवर्स, यानी कि 4.5 घंटे के अंदर दिया जाता है। जब साइन सिम्टम्स आएंगे तब से लेके 4.5 घंटे के अंदर जो है वो चीज दी जाती है। देन कॉन्ट्रा इंडिकेशन किसके अंदर रहेगा, अगर कोई पर्सन के अंदर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, आपने जो है वो थ्रोम्बोलाइसिस एजेंट दे दिए और ऑलरेडी पर्सन जो है वो थैलेसीमिया या कोई भी जो है वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर, हेमोफीलिया लाइक इनसे जो है वो सफर कर रहा है, तो ब्लड रप्चर हो जाएगा, ब्लड वेसल्स रप्चर होगी, ब्लड कभी क्लॉट ही नहीं होगा। तो जो पर्सन ब्लीडिंग डिसऑर्डर से सफर करा उसमें ये जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों मैकेनिकल थ्रोम्बोक्टोमी, ये सर्जरी आती है। ठीक है, सॉरी, ये मैकेनिकल थ्रोम्बोटोमी, इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके अंदर जो है वो पर्टिकुलर आर्टरी को जो है हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो है वो रिमूव करेंगे, मैकेनिकली रिमूव करेंगे। यहां पे मान लो कोई भी वायर डाल के उस थ्रोम्बस को जो है वो हटा देंगे मैकेनिकली। इसमें तो हम जो है वो ड्रग्स देके उसको डिजोल्व कर देते, उसमें मैकेनिकली मान लो काट के ही जो है उस ब्लॉकेज को हटाया जा रहा है। परफॉर्म्ड विद इन 6 to 24 आवर्स, ठीक है, 6 से 24 घंटे के अंदर किया जाता है। सिलेक्टेड पेशेंट के अंदर किया जाता है। अगर लार्ज आर्टरी में ब्लॉकेज है तो वहां पे ओपन करके उसको जो है वो रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट आता है एंटीप्लेटलेट थेरेपी। एंटीप्लेटलेट थेरेपी जैसे कि एस्प्रिन है, क्लोपिडोग्राल है, ये क्या करता है कि जब हमारे पास में थ्रोम्बस आ जाता है, तो थ्रोम्बस आ जाता है तो उसके साथ साथ क्या होता है, जैसे उसके कांटेक्ट में हमारे पास में जो ब्लड सेल्स आती है और खासतौर से प्लेटलेट्स, वो आपस में आके जो है वो जुड़ना चालू हो जाती है और कहते हैं ना कि ब्लड जो है वो गाढ़ा होना चालू हो जाता है। तो उसके लिए हम एंटी प्लेटलेट थेरेपी देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो है वो प्रॉपर हो जाती है, वो हमारे पास में प्लेटलेट जो है वो अलग अलग बिखर जाती है। नेक्स्ट, प्रिवेंट फर्दर क्लॉट फॉर्मेशन, और आगे भी जो है वो क्लॉट फॉर्मेशन को जो है वो हम प्रिवेंट करते हैं। उसके लिए हम जो है वो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स जो है वो देते हैं, लाइक एस्प्रिन को हम चालू रख सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है स्टेनिन। स्टेनिन किसके द्वारा, एट्रोवेस्टिन या रोएस्टिन, जो कि क्या करते हैं, हमारे पास में जो लिपिड प्रोफाइल है या जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कम करने के लिए। ठीक है, ये किसके लिए कहते हैं, लोअर कोलेस्ट्रॉल एंड रिड्यूस फ्यूचर स्ट्रोक के लिए जो है की जाती है। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर एंड ग्लूकोज कंट्रोल जो है वो किया जाता है। तो बीपी कितना रखा जाता है दोस्तों, 140/90 से जो है वो कम रखा जाता है, क्योंकि इससे ऊपर चला जाएगा तो वो किस में चला जाएगा दोस्तों, हाइपरटेंशन में चला जाएगा। और हाइपरटेंशन में चला गया इन द सेंस वहां पे जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, स्ट्रोक होने की संभावना है। एंड उसके बाद HbA1c जो है वो 7 से नीचे रहना चाहिए। 7 किसको इंडिकेटेड करता है, डायबिटीज को जो है वो इंडिकेटेड करता है। तो ये चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है। 3 मंथ्स के ये HbA1c के बारे में भी काफी बार जो है पूछा गया था। 3 मंथ्स का एग्रीगेट जो है वो रैंडम ब्लड शुगर, या हम कहें ब्लड शुगर, 3 मंथ्स का ब्लड शुगर एग्रीगेट जो है वो निकाल के दे देता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या करेंगे। अभी तक तो हमने क्या किया था, इस्चेमिक स्ट्रोक में हमने किया था, तो अब हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर क्या करेंगे। और वहां तो क्या था दोस्तों, प्लेटलेट फॉर्मेशन हो रहा था, प्लग फॉर्मेशन होता, तो उसको हम कैसे जैसे करके दवाई देके या मैकेनिकली जो है रिमूव कर दिया था। इसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों, हेमरेजिक है तो ब्लीडिंग ऑलरेडी हो रही है, तो इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, इसको ब्रेन ब्लेड स्ट्रोक के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और ये बेसिकली जो है वो किसकी वजह से होता है दोस्तों, हाइपरटेंशन जो है वो उनकी वजह से जो है वो होता है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ब्लड प्रेशर की वजह से जो हो रहा था, तो इसमें हम जो है वो ग्रेजुअली रिडक्शन यूजिंग मेडिकेशन, ऐसी मेडिकेशन देंगे ताकि सडनली जो हो वो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाए, जैसे कि लोबेटालोल, निकाप्रिडेन। देन सर्जरी करेंगे फॉर लार्ज हेमरेज। अगर लार्ज हेमरेज हो गया, आपने देखा होगा कि हेमरेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो फिर लास्ट में जो है वो सर्जरी की जाती है, क्रेनेटोमी ही की जाती है। या आपने अगर कोई भी बंदा हॉस्पिटल में काम किया है तो आपने देखा होगा कि अगर वहां पे ज्यादा हेमरेज हो चुका है तो फिर सर्जरी इमीडिएटली जो है वो की जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रेनेटोमी। जो हमारे पास में स्कल को ओपन करना क्या कहलाता है, क्रेनेटोमी कहलाता है। तो क्रेनेटोमी टू रिमूव ब्लड क्लॉट्स, ठीक है, ज्यादा ब्लड। नेक्स्ट एनोरिज्म है,
तो एनोरिज्म को जो है वो प्रिवेंट करेंगे। अब एनोरिज्म क्या है? एनोरिज्म मैंने आपको बताया था दोस्तों, एनोरिज्म होता है एक्सेसिव डायलेशन ऑफ द आर्टरी। ये देखिए, ये हमारे पास में नॉर्मल आर्टरी है, अब एक्सेसिव डायलेशन हो गया, ऐसे पाउच बन गया, या दोनों साइड से आर्टरी जो है वो बढ़ गई, सेकुलर, बहुत सारी अलग अलग टाइप की होती है, इसको भी हम अलग क्लास में लेंगे। मैंने आपको बताया था रप्चर आर्टरी होती है, फॉल्स एनोरिज्म होता है, मतलब एक्सेसिव डायलेशन हो जाता है। अब कोई पाइप है, ठीक है, अगर उसका एक्सेसिव डायलेशन हो तो उसके फटने की संभावना जो है वो ज्यादा हो जाती है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो क्लिपिंग थेरेपी देते हैं, ये देखो, या फिर हम कोयलिंग देते हैं। कोयलिंग में हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे कोयल भेज दी जाती है, एक तार जो है वो उसको पूरा फैला देता है। अब इसके अंदर तार चला जाएगा तो ब्लड जो है वो ज्यादा जंप नहीं मार पाएगा। जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन किया तो ब्लड आगे जाएगा, तो इस पाउच को फटने की संभावना होती है। अब इसमें बहुत सारे तार आ गए, वायर, कोयलिंग उसी को कहते हैं, तो उसकी वजह से जो है वहां पे प्रेशर नहीं लगेगा। इसमें फिर हम कोयलिंग के साथ साथ स्टंट भी डाल देते हैं, ठीक है, कि कोई आर्टरी जो है वो थोड़ी सी लचीली हो गई है या वीक हो गई है, तो उस पर्टिकुलर जगह पे स्टंट डाल देते हैं ताकि वहां पे वीकनेस कम हो सके, या केवल स्टंट डाल के भी उसको जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। तो एनोरिज्म, क्लिपिंग और कोयलिंग करेंगे सब एरिथ्रोइड हेमरेज के लिए। देन एंटी सीजर मेडिकेशन देंगे। दोस्तों ध्यान रखना कि जिस पेशेंट में हेमरेजिक स्ट्रोक हो जाए उसमें हम कंटिन्यूअस जो है वो एंटी सीजर ड्रग्स दे देते हैं, ठीक है, ये ड्रग्स लवेरा, लोराजिपाम जो आपने सुना होगा वो देते हैं। देन रिहेबिलिटेशन करेंगे। रिहेबिलिटेशन में हम फिजिकली, ऑक्यूपेशनल एंड स्पीच थेरेपी जो है वो कंटिन्यूअसली करेंगे। क्लियर है? लास्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों आपको बताइए क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ब्लीडिंग हो सकती है, तो पहली चीज तो अल्टर्ड ऑर्गन जो है वो डैमेज हो सकता है, पर्टिकुलर कोई एक पर्टिकुलर जो है वो साइट वीक हो सकती है, पर्टिकुलर कोई साइट डैमेज हो सकती है। देन इमोशनल चेंजेस हो सकता है, देन डेथ भी जो है वो हो सकती है। अब देखो क्या क्या हो सकता है। पहला चीज पैरालिसिस और वीकनेस हो सकती है। पैरालिसिस और वीकनेस, एक होता है हेमीपैरेसिस और एक होता है हेमीप्लेजिया। दोनों में ध्यान रखना दोस्तों, हेमीपैरेसिस होता है दोस्तों वीकनेस, ठीक है, एक साइड में, जैसे ये बॉडी का एरिया है, अगर इसमें हेमीपैरेसिस हो गया, हेमीपैरेसिस मतलब वीकनेस हो गया, और हेमीप्लेजिया हो गया दोस्तों हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड पैरालिसिस, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में पैरालिसिस। तो सॉरी, नमनेस, थोड़ा सा चेंज करना, थोड़ा सा वो अल्टर्ड हो गया। देखो हेमीपैरेसिस होता है दोस्तों नमनेस, एक साइड में जो है वो नमनेस होगी, फील करोगे ज्यादा पता नहीं चलेगा, उसको हम बोलेंगे नमनेस। तो होता है हेमीपैरेसिस, हेमी मतलब हाफ, पैरेसिस मतलब एक साइड में जो है वो नमनेस होगी। हेमीप्लेजिया होता है दोस्तों वीकनेस, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पैरालिसिस, ठीक है, अगर एक साइड में हो गया दैट इज कॉल्ड हेमीप्लेजिया, इधर का गया हेमीप्लेजिया हो गया, पूरी हाफ बॉडी चलेगी हेमीप्लेजिया हो गया। तो वीकनेस ऑफ मसल्स दैट इज कॉल्ड हेमीप्लेजिया, नमनेस ऑफ मसल्स दैट इज कॉल्ड हेमीपैरेसिस। तो हेमीपैरेसिस हो सकता है और हेमीप्लेजिया हो सकता है, राइट। नेक्स्ट स्पीच एंड स्वेलिंग जो है वो एब्नॉर्मलिटीज हो सकती है। डिस्पेप्सिया हो सकता है, डिस्फेजिया हो जाएगा। डिस्पेसिया क्या होता है दोस्तों, डिस्पेसिया होता है हमारे पास में स्पीच प्रॉब्लम, ठीक है, एक होता है डिस्पेप्सिया, एक होता है डिस्फेजिया और एक होता है डिस्फेजिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ब्रीदिंग और सॉरी स्पीच एंड स्वेलिंग डिफिकल्टी होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कॉग्निटिव इंपेयरमेंट। कॉग्निटिव इंपेयरमेंट मतलब मेमोरी लॉस हो सकती है, डिमेंशिया हो सकता है। इमोशनल चेंजेस क्या हो सकते हैं दोस्तों, डिप्रेशन आ जाता है, एंजाइटी आ जाता है, एंड पर्सनैलिटी चेंजेस होते हैं। ऑफ कोर्स एक साइड में मुंह टेढ़ा हो गया तो ऑब्वियसली पर्सनैलिटी चेंजेस होगा, एक साइड में हाथ चला गया तो पर्सनैलिटी चेंजेस हो गया होगा। एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ रिकरेंट स्ट्रोक, आगे भी जो है वो स्ट्रोक होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है प्रिवेंट किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, प्रिवेंट किस तरीके से करेंगे और आगे जो है वो किस तरीके से उसको मॉडिफाई करेंगे। तो इसमें दो तरीके से हम प्रिवेंट करेंगे, एक तो हम जो है वो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे और एक मेडिकेशन के द्वारा करेंगे। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो है वो डिक्रीज करेंगे, देन जो अनहेल्दी डाइट है उसको नहीं लेंगे बल्कि हेल्दी डाइट लेंगे, प्रॉपर्ली जो है वो एक्सरसाइज लेंगे, स्मोकिंग नहीं करेंगे, दारू नहीं पिएंगे और परमानेंट अपना वेट जो है वो सही तरीके से रखेंगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो मेंटेन रखेंगे। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या करेंगे, कंट्रोल ब्लड प्रेशर, मैंने आपको बताया था हाइपरटेंशन मेन रीजन है, तो रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे एंड मेडिकेशन लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो, और अगर मेडिकेशन स्टार्ट हो गई तो कंटिन्यूस उस मेडिकेशन को लेते रहेंगे। देन मेंटेन हेल्दी डाइट, बताया था कि बाहर की डाइट या रिड्यूस साल्ट, शुगर एंड अनहेल्दी फैट को जो है वो अवॉइड करेंगे। एक्सरसाइज करेंगे एटलीस्ट 30 मिनट तो जो है वो हमें पर डे एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्वाइट स्मोकिंग एंड लिमिट एल्कोहल, एल्कोहल जो है वो लिमिट में। देखो क्वाइट स्मोकिंग बताया ना, स्मोकिंग तो हार्ट वाली या हम कहें कि ब्लड वेसल्स की डिजीज के लिए जो है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, तो स्मोकिंग तो करनी नहीं है, या एल्कोहल को जो है वो लिमिट में रखेंगे। एंड मेंटेन हेल्दी जो है वो वेट के अंदर रखेंगे। मेडिकेशन मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे,
अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि प्लेटलेट एग्रीगेशन हो सकता है, ये लिपिड ज्यादा बढ़ रहा है, फैट ज्यादा बढ़ रहा है, तो एंटी प्लेटलेट्स देंगे लाइक एस्प्रिन एंड क्लोपिडोग्राल फॉर हाई रिस्क को मेंटेन करने के लिए। स्टेनिन करेंगे, स्टेनिन किस लिए? कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो है डिक्रीज करने के लिए, जैसे एट्रोवेस्टिन करते हैं। एंटीकोगुलेंट देंगे अगर वहां पे मान लीजिए ब्लड क्लॉट होने की संभावना है या हमें लगता है कि ब्लड क्लॉट हो सकता है, तो उसके लिए वारफेरिन हो गया, ड्रग हो गया, या फिर इनिशियली फिब्रिलेशन हो गया, उसके अंदर जो है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट, डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन को जो है वो कंट्रोल करेंगे, प्रॉपर मेडिकेशन लेंगे, इस तरीके से उसको ट्रीट करेंगे। प्रोग्नोसिस ऑफ स्ट्रोक, किस तरीके से जो है वो हमारे पास में प्रोग्नोसिस हो सकता है, बचाव किस तरीके से हो सकता है? तो अर्ली ट्रीटमेंट इंप्रूव आउटकम सिग्निफिकेंटली, अर्ली ट्रीटमेंट करेंगे तो हम जल्दी से जो है उसको ट्रीट कर सकते हैं। एंड रिकवरी डिपेंड करती है सीवियरिटी पे, लोकेशन पे एंड रिहेबिलिटेशन पे। ध्यान रखना, 3 चीजों पे जो है वो करिए। सबसे पहले सीवियरिटी, कि कितना ब्लड क्लॉट हुआ या कितना जो है वो हेमरेज हुआ है। दूसरा, लोकेशन, मान लीजिए ऐसी जगह पे जो है वो ब्रेन हेमरेज हुआ है जहां पे हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, जैसे सब रिचुनरी स्पेस में हुआ है या थोड़ा आउटर साइड में हुआ है, तब कोई दिक्कत नहीं। अगर बीच ब्रेन में हो गया तो दिक्कत ही दिक्कत है, ठीक है। एंड रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन इन द सेंस, चलो सीवीए तो हो गया, स्ट्रोक तो हो गया, लेकिन उसके बाद उसकी एक्सरसाइज रिहेबिलिटेशन किस तरीके से करेंगे उसके ऊपर भी जो है वो डिपेंड करता है। तो ये चीजें जो है वो 3 चीजें हमारे पास में इस चीज पे डिपेंड करेगी, राइट। नेक्स्ट आ जाता है 4 इन स्ट्रोक सर्वाइवल एक्सपीरियंस इन सेकंड स्ट्रोक। ये ध्यान रखना दोस्तों कि जो हमारे पास में स्ट्रोक है, 4 में से जो एक स्ट्रोक है, ठीक है, 1 इन 4 स्ट्रोक सर्विलेंस एक्सपीरियंस सेकंड स्ट्रोक, मतलब पहले वाले से ज्यादा दूसरे वाला जो है वो हमारे पास में डेंजरस हो जाता है। देन फिजिकल एंड एक्यूपेशनल थेरेपी देंगे, मेंटेन लॉस फंक्शन को मेंटेन करने के लिए जो है वो देंगे। कंक्लूजन की बात करते हैं, काफी बड़ा टॉपिक हो गया है, कोशिश मैंने की जल्दी से जल्दी करवाने की, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ में आया कि ये बड़ी चीज है। कंक्लूजन की बात करें तो दोस्तों आज हमने क्या डिस्कस किया? सबसे पहले हमने स्ट्रोक को जो है वो डिस्कस किया। स्ट्रोक जो है वो एक मेडिकल इमरजेंसी थी जिसके अंदर क्या होता है, हमारे पास में अल्टर्ड जो है वो ब्लड सप्लाई हो जाती है। इसके अंदर जो है वो अल्टर्ड ब्लड सप्लाई होने की वजह से पर्टिकुलर जो है वो सेल डेथ या पर्टिकुलर जो है वो ऑर्गन फंक्शन या पर्टिकुलर जो है वो साइट डैमेज हो जाती है। इसके लिए जो हम क्या करते हैं दोस्तों, फास्ट रिकॉग्निशन करेंगे। फास्ट मैंने आपको बताया था फेशियल, आर्म, स्पीच एंड टाइम, ठीक है, ये रिकॉग्निशन करेंगे। टाइमली जो है वो ट्रीटमेंट लेंगे और प्रिवेंट मेजर्स करेंगे ताकि इसके जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को जो है वो कंट्रोल किया जा सके और हमारी लाइफ को जो है वो इंप्रूव किया जा सके। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों आज की क्लास जो है वो यहीं फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। क्लास कैसे लगी इसके बारे में जो है वो 2 शब्द जरूर कहिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट से जो है वो मोटिवेशन मिलते हैं। क्लास थोड़ी बड़ी थी, उसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में करने की कोशिश की। नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच, सबा खैर।